साउथ अफ्रीका के जंगल शानदार जिंदगी से भरे हुए हैं। बिग कैट्स और एलिफेंट्स को अफ्रीका के इन जंगल्स का आइकन माना जाता है, लेकिन यहां इनसे छोटे कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो इस पूरे एरिया को डोमिनेट करते हैं, और वो है एंटीलोप। अपनी लाइफ में सरवाइव करने के लिए इन्हें डेली स्ट्रगल करना पड़ता है। जबरदस्त कॉम्पिटिशंस वाली इनकी लाइफ का एम पेट भरना और फैमिली बढ़ाना है। जीने के लिए मुसीबतों को झेलते इन एनिमल्स के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है, लेकिन इनमें से दो एंटीलोप हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत है, और वो है स्प्रिंगबॉक और इम्पाला। दोनों की ही लाइफ के लिए ग्रुप में रहना क्रिटिकल है। सदर्न अफ्रीका में समर सीजन अब खत्म हो रहा है। मौसम ठंडा होने लगा है, लेकिन रिलेशनशिप्स में प्यार की गर्मी बढ़ रही है। ये इम्पाला का मेटिंग सीजन है। साल के इस टाइम मेल्स मेटिंग के लिए फाइट करते हैं। राइवल से लड़ना और फीमेल्स का पीछा करने के बीच लाइफ टफ है। खाने का तो वक्त ही नहीं मिलता, और मेल्स के हाथ से चांस बहुत जल्दी निकल जाता है। ये सबसे ज्यादा टफ टाइम है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि जो जीतेगा वही मेटिंग कर पाएगा। सदर्न अफ्रीका के मैदानों में बहुत एंटीलोप हैं। यहां जितनी स्पीशीज हैं, उतनी और किसी कॉन्टिनेंट में नहीं है। यहां डोमेस्टिक कैट जितने वेट के छोटे डेकर्स और स्टीनबॉक से लेकर बड़े ईलैंड तक की स्पीशीज हैं, जिनका साइज और वेट एक बड़े बफलो जितना होता है। फॉरेस्ट्स से लेकर डेजर्ट्स तक का एनवायरनमेंट एंटीलोप पर डिपेंडेड है। लेकिन ये बड़े हों या छोटे, इनकी सभी स्पीशीज हर्बीवोर्स होती हैं, और इसीलिए इनकी लाइफ एनवायरमेंटल कंडीशंस पर चलती है। वार्म इंडियन ओशंस पर मॉइस्ट विंड्स के चलने से ईस्ट में खूब बारिश होती है, एक साल में 1000 मिलीमीटर से भी ज्यादा, और इसीलिए इस पूरे एरिया में घने और हरे भरे पेड़ पौधे हैं। लेकिन वेस्टर्न एरिया ड्राई रहता है, जहां साल में 500 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, और पूरे एरिया का एनवायरनमेंट सेमी डेजर्ट जैसा रहता है। पानी की कमी है और खाना ढूंढना मुश्किल। ड्राउट हर साल पड़ता है, और यह बहुत सीवियर होता है। टेंपरेचर लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहता है। यहां के हर प्लांट और एनिमल ने इन टफ कंडीशंस के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लिया है। लेकिन रीजन के ईस्टर्न पार्ट्स में सब कुछ अच्छा चल रहा है। सवाना के इस हिस्से में पानी है और चारों तरफ लाइफ है। यहां ह्यूमिडिटी ज्यादा है और गर्मी कम ही पड़ती है। टेंपरेचर पूरे साल मिड 30s में रहता है। पेड़ पौधे घने और हरे भरे हैं, और ज्यादातर खाने की कोई कमी नहीं होती।
कॉन्टिनेंट के इस दूसरे पार्ट में एंटीलोप की 2 स्पीशीज खूब पल बढ़ रही हैं। ईस्ट के घने हरे भरे सवानाज में इम्पाला पेट भर के खाना खाते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं। अंदाजा है कि इनकी टोटल पॉपुलेशन 20 लाख से भी ज्यादा होगी। एंटीलोप की सिर्फ एक स्पीशीज का नंबर इनसे ज्यादा है, द स्प्रिंगबॉक। वेस्ट के इन ड्राई ओपन प्लेन्स में 25 लाख से भी ज्यादा स्प्रिंगबॉक हैं। इन्हें जो भी पेड़ पौधा मिलता है उसे खा लेते हैं और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से ये इन टफेस्ट कंडीशंस को टॉलरेट कर लेते हैं। ग्रुप में रहने वाली ये दोनों स्पीशीज अफ्रीका में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। आइस एज के बाद जब कॉन्टिनेंट को कवर करने वाले फॉरेस्ट कम होने लगे थे तो ग्रुप में रहने वाला इनका बिहेवियर दिखाई दिया। एनिमल्स पहली बार नए ग्रासी प्लेन्स की तरफ बढ़े। उनका साइज बड़ा हुआ और खाने को ढूंढने के लिए उन्होंने लंबे डिस्टेंसेस पार करने शुरू किए। अब इनके लिए एक दूसरे के साथ ग्रुप में रहना जरूरी हो गया था, जिससे उन्हें मेटिंग के लिए पार्टनर आसानी से मिले और प्रेडेटर्स से भी खुद को प्रोटेक्ट कर पाएं। ज्यादा नंबर होने के बावजूद स्प्रिंगबॉक और इम्पाला कभी भी एक ही एरिया में नहीं पाए जाते। एक ड्राई एरिया में पाया जाता है तो दूसरा मॉइस्चर वाले में। अगर ये ना होते तो अफ्रीका अलग ही होता। साउथ अफ्रीका के ड्राई एरिया में 88,000 हेक्टेयर में करू नेशनल पार्क है। ये यहां के शानदार पार्क्स में से एक है। इसके चारों तरफ के ऊंचे ऊंचे न्यूफील्ड माउंटेन्स उन ओपन प्लेन्स के किनारों पर हैं जो लाखों साल पहले इनलैंड सी था। यहां की ड्राई कंडीशंस को यहां रहने वाले हर एनिमल ने अडेप्ट कर लिया है। स्प्रिंगबॉक का एक छोटा सा ग्रुप झाड़ियों वाले मैदान में घास चर रहा है। स्प्रिंगबॉक छोटे गजेल्स होते हैं जिनकी शोल्डर तक की हाइट रफली 70 to 90 सेंटीमीटर्स तक होती है और वेट 45 किलोग्राम्स तक। ये बहुत स्पेशल है क्योंकि इनमें ड्राउट्स की टफेस्ट कंडीशंस को सहने का करेज है। एटीन हंड्रेड्स में करू को पार करने वाले ट्रैवलर्स ने लिखा है कि माइग्रेट करने वाले स्प्रिंगबॉक के ग्रुप इतने बड़े होते हैं कि उन्हें उनके कैंप को पार करने में सारा दिन लग जाता था। ये ड्राई प्लेन्स में लंबे डिस्टेंसेस तय करते थे और रीजन में होने वाली बारिश का फायदा उठाते थे। लेकिन ये भारी भीड़ पुराने जमाने की बात है। आज फार्मिंग ने पुराने माइग्रेशन रूट्स को बदल दिया है और अब करू में स्प्रिंगबॉक के छोटे छोटे ग्रुप पूरे एरिया में फैले दिखाई देते हैं। वर्ल्ड फेमस क्रूगर नेशनल पार्क में 500 किलोमीटर ईस्ट में मॉइस्चर वाले एरिया में इम्पाला का एक ग्रुप हरे भरे रास्ते से गुजर रहा है। यहां लाइफ बहुत अलग है। यहां के लोग जिसे क्रूगर कहते हैं वो सवाना के बुशफील्ड वाला जंगल का एक लंबा एरिया है जो साउथ अफ्रीका के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर 20 लाख हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स में से एक क्रूगर में एनिमल्स की भरमार है। खाना खूब है। बड़े हर्बीवोर्स जैसे कि एलिफेंट्स और जिराफ का पेट
जहां पेड़ों की टॉप ब्रांचेस भरती हैं, वहीं उनके पैरों के पास घास चरने वाले दूसरे एनिमल्स के ग्रुप अपनी लाइफ बिताते हैं। ये अफ्रीका के एक्सपर्ट प्रेडेटर्स की मनपसंद जगह भी है और उनकी पॉपुलेशन भी यहां बहुत ज्यादा है। इन घनी झाड़ियों में 1 लाख से भी ज्यादा इम्पाला रहते हैं। स्प्रिंगबॉक से बड़े इम्पाला शोल्डर तक ऑलमोस्ट 1 मीटर ऊंचे होते हैं और इनका वेट 76 किलोग्राम्स तक होता है। खाना और पानी बहुत है, इसलिए दूसरे हर्बीवोर्स की लाइफ भी यहां मजे से कटती है। पास ही कुडू की एक फैमिली घास चर रही है। कभी कभी कुडू और इम्पाला एक मिला जुला ग्रुप भी बनाते हैं। ग्रुप बनाने से इन्हें फायदा ही होता है। एनवायरनमेंट पर कार्निवोर्स हावी रहते हैं, इसलिए आधे से ज्यादा इम्पाला की डेथ्स की वजह प्रेडेटर्स होते हैं। ऐसे में पहरेदारी करने के लिए जितनी ज्यादा आंखें हों उतना अच्छा है। सदर्न अफ्रीका के ड्राई एरिया में प्रेडेटर्स भी घूमते हैं और इसलिए यहां एनिमल्स को गर्मी से बचने और खाना ढूंढने की जितनी फिक्र रहती है, उतनी ही खुद की जान बचाने की भी रहती है। जहां साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना के बॉर्डर्स मिलते हैं, वहां ड्राई वेस्टर्न एरिया का सबसे ज्यादा फेमस रिजर्व है खालाखारी ट्रांसफ्रंटियर पार्क। यहां स्प्रिंगबॉक सबसे ज्यादा है। समर में ये इलाका तपता है। दोपहर के वक्त टेम्परेचर 40s में पहुंच जाता है। स्प्रिंगबॉक यहां के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एनिमल हैं। इन्हें जो भी मिलता है वो खा लेते हैं। वेदर के हिसाब से ये घास, हरी झाड़ियां और रस भरी पत्तियों को चुनते हैं। ये यंग मेल रिवर बेड से फ्रेश शूट्स निकाल रहा है। पेट भर जाने के बाद ये खाने को डाइजेस्ट करने के लिए शेड में जा रहा है। स्प्रिंगबॉक गर्मी से बचने में मास्टर होते हैं। व्हाइट टेल सूरज की तरफ रहती है, जिससे हीट अब्सॉर्ब होती है। पेट का नीचे वाला व्हाइट पार्ट भी ग्राउंड से निकलने वाली गर्मी से बचाता है। धूप की वजह से रोस्टिंग कंडीशन से बचने के लिए ये शेड में चले जाते हैं। अकेशिया के पेड़ों के नीचे इकट्ठा होने में एक और फायदा भी है। स्प्रिंगबॉक नीचे गिरे सीड पॉड्स को खाते हैं। खाने की कमी वाले इस वेदर में ये इनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है। स्प्रिंगबॉक इन पेड़ों के सीड्स को फैलाते हैं। पॉड्स में बहुत ही टफ सीड्स होते हैं, जिन पर स्प्रिंगबॉक के डाइजेस्टिव सिस्टम का असर नहीं होता। स्प्रिंगबॉक के पेट में सीड्स होते हैं, जो आखिर में ड्रॉपिंग्स के साथ बाहर निकलते हैं और इन सीड्स को जर्मिनेट होने का पूरा चांस मिलता है।
लेकिन गर्मी से बचने के लिए पेड़ों के नीचे इकट्ठा होने का एक नुकसान ये है कि प्रेडेटर्स उनका शिकार आसानी से कर सकते हैं। एक अकेला चीता ड्राई रिवर बेड पर आगे बढ़ रहा है। यह सबसे फास्ट दौड़ने वाला मैमल है और छोटी दूरी के लिए यह 110 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पकड़ सकता है। स्प्रिंगबॉक ने उसे आते हुए देख लिया है, लेकिन अभी वो काफी दूर है, इसलिए कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं। जब तक चीता पास नहीं आ जाता, इन्हें कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन मेयरकैट की यह फैमिली डरी हुई है। मेयरकैट्स 25 से 30 सेंटीमीटर लंबे और तकरीबन 1 किलोग्राम वेट के होते हैं। ये रैप्टर्स और जमीन पर रहने वाले प्रेडेटर्स के मेन टारगेट्स हैं, जिनमें चीता भी शामिल है। ये स्प्रिंगबॉक की तरह चीते से तेज नहीं दौड़ सकते, इसलिए खतरे को देखते ही बरोज में छुप जाते हैं। एंटीलोप की तरह ही विजिलेंस जरूरी है। फैमिली सेंट्रीज बिठा देती हैं, जो प्रेडेटर्स पर नजर रखते हैं, और इस तरह बाकी फैमिली को खाने के लिए जमीन खोदने का चांस मिल जाता है। यहां तक कि ग्राउंड स्क्विरल्स भी नेबर्स के वार्निंग सिस्टम का फायदा उठाती हैं। हर खतरे के लिए एक खास आवाज है। पहरेदार वार्निंग देता है और फैमिली दौड़कर छुप जाती है। एक क्लोज रिलेटिव जो साइज में थोड़ा ही बड़ा है, येलो मंगूस, मेयरकैट के घर में रह रहा है। लेकिन ये फ्री में नहीं रहता, बल्कि बरों की साफ सफाई का काम करता है और जरूरत पड़ने पर जमीन के अंदर बनी टनल्स के नेटवर्क को भी बढ़ाता है। लेकिन अपने बहुत ही ज्यादा अलर्ट फ्रेंड्स से येलो मंगूस को ही फायदा होता है। और जब आप फूड चेन के खतरनाक एंड पर हो, तो जिंदा रहने के लिए विजिलेंस बहुत जरूरी है। रहने की जगह ड्राई वेस्ट हो या हरा भरा ईस्ट, हर्बीवोर्स की गिनती कार्निवोर्स से हमेशा ज्यादा होती है। ईस्ट में लाइफ आसान है, जहां खूब प्लांट्स हैं, लेकिन प्लांट्स को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। पर इस मुश्किल का हल इम्पाला के पास है। ये फीमेल्स जुगाली कर रही हैं। ये दांतों से पत्तियों को पीसते हुए अपने सलाइवा से उसमें एंजाइम्स मिला रही हैं और फिर उसे स्वॉलो कर रही हैं। रिगर्जिटेट करने से खाना फिर मुंह में आता है और ये उसे फिर से चबाती हैं। जितनी बार खाना स्वॉलो किया जाता है, पेट के अंदर उसमें एंजाइम्स और माइक्रोब्स मिलते हैं, जो प्लांट के टफ सेल्यूलोज को सॉफ्ट करते हैं। इन रूमिनेंट एनिमल्स को बार बार चबाए और बिना स्वॉलो किए उन प्लांट से वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता जिसकी इन्हें जरूरत होती है। इस तरह चारा चरने में इनका टाइम कम गुजरता है और ये आराम ज्यादा करते हैं, जिससे धूप से भी बचे रहते हैं। कार्निवोर्स की सक्सेस का सीक्रेट भी यही डाइजेस्टिव सिस्टम है। प्रेडेटर्स लुक छिप कर आ रहे हैं, तो जिंदा रहने के लिए इम्पाला को विजिलेंट रहना ही पड़ेगा।
बड़े बड़े ओमनी डायरेक्शनल कानों की वजह से ये हल्की सी आवाज भी सुन लेते हैं। सूंघने का सेंस इनके बढ़े हुए नेजल पैसेजेस की वजह से है। अपनी तेज नजर से ये काफी दूर होने वाली मूवमेंट को भी देख लेते हैं। इनके विजन की फील्ड 300 डिग्रीज तक होती है, लेकिन सभी खतरे ग्रुप के बाहर से नहीं आते। सिर्फ मेल इम्पाला के सींग होते हैं, जिन्हें ये फीमेल्स के लिए होने वाली लड़ाई में यूज करते हैं। इलाके के इस मेल ने एक इंट्रूडर को देख लिया है। चैलेंज देने वाले को डराने के लिए ये अटैक करने के स्टाइल में खड़ा हो गया है। उन्होंने सींग टकराए और फाइट शुरू हो गई। अब इससे यह प्रूव होगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है। अगर लूजर पीछे हट जाता है तो फाइट में चोट बहुत कम लगती है। स्पेशल शेप वाले ये सींग चुभाने के लिए तो हैं ही, साथ ही खुद को बचाने के लिए भी हैं। घनी झाड़ियों वाले इलाके में सींग एक हिंड्रेंस है और फीमेल्स के लिए ये किसी काम के नहीं। अफ्रीका के दूसरे आधे हिस्से के ड्राई ओपन प्लेन्स में कंडीशंस एकदम अलग हैं। यहां मेल और फीमेल दोनों के ही सींग होते हैं और साइंटिस्ट्स रीजन ढूंढ रहे हैं। कुछ का ख्याल है कि स्प्रिंगबॉक फीमेल्स के सींग होते हैं, जिससे उनके यंग बच्चे उनकी तरह ही दिखाई दें। मिले जुले ग्रुप में बड़े मेल्स के बीच टफ कंपटीशन रहता है और यंग मेल जब तक फीमेल्स की तरह दिखाई देते हैं तब तक बड़े मेल से बचे रहते हैं। लेकिन हाल ही में ऐसा कहा गया है कि फीमेल्स के सींग प्रेडेटर्स को डराने के लिए हैं। ओपन एरिया में प्रेडेटर्स एंटीलोप को आसानी से देख लेते हैं, लेकिन सींग डरावने होते हैं, इसलिए ये मेल और फीमेल दोनों के ही होते हैं। एनिमल जितना ऊंचा होगा उतना ही ज्यादा दिखाई देगा, इसलिए डराने वाली चीजें भी बड़ी होनी चाहिए। और यही वजह है कि डेजर्ट में पाए जाने वाले ह्यूज हेम्सबॉक के सींग भी बड़े होते हैं। और स्प्रिंगबॉक की तरह ही ये वेपन्स मेल और फीमेल दोनों के पास होते हैं। ड्राई करू में विंटर आ गया है। ये स्प्रिंगबॉक के एरिया का साउथ ईस्टर्न रेंज है। यहां विंटर स्प्रिंगबॉक के लिए ब्रीडिंग सीजन है। एरिया का ये मेल सर की ग्लैंड्स के सिक्रीशन से झाड़ियों में मार्क्स लगा रहा है। ये फीमेल को इनविटेशन दे रहा है और राइवल्स को वार्निंग। टेंशन चारों तरफ है। एक यंग मेल वार्निंग को अनदेखा करता है और डोमिनेंट मेल उसे उसकी जगह दिखा देता है। ये इलाका इतना बड़ा नहीं है कि ये दोनों यहां रह पाएं।
डोमिनेंट मेल ने चैलेंजर को भगा दिया। अफ्रीका के प्लेन्स में सिर्फ फिटेस्ट ही सरवाइव कर पाते हैं। डोमिनेंट मेल हालांकि घायल और थका हुआ है, लेकिन उसने कई फीमेल्स के साथ मेटिंग करने का राइट जीत लिया है। अब फ्यूचर जनरेशंस में इसके जीन्स आएंगे, लेकिन लूजर की फैमिली को आगे बढ़ाने वाला अब कोई नहीं होगा। यहां क्रूगर के मॉइस्ट ईस्टर्न पार्ट में एक डोमिनेंट मेल फीमेल को ढूंढ रहा है। उसने मेटिंग के लिए तैयार एक फीमेल को देख लिया है और उसका पीछा कर रहा है। फीमेल उसे नखरे दिखा रही है और बेचारा मेल एक उम्मीद में उसके पीछे पीछे जा रहा है। बड़े जोश से अपनी जीभ को लपलपाकर और सर को झटककर वो फीमेल को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। आखिर में फीमेल नरम पड़ जाती है, रुक जाती है, जिससे वो उसे पकड़ सके। मेटिंग के बाद मेल उस फीमेल में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। हालांकि फीमेल अभी कुछ दिन और मेटिंग कर सकती है। इस बीच ये दूसरे मेल्स से मिलेगी और कम से कम 4 और मेल्स के साथ मेटिंग करेगी। इंपाला का एरिया नॉर्थ से ईस्ट अफ्रीका के ग्रासी प्लेन्स तक है। यहां स्प्रिंगबॉक नहीं है, लेकिन गजेल की 5 और दूसरी स्पीशीज हैं। इनमें से 2 तंजानिया के फेमस अंगोरोगोरो क्रेटर में पाई जाती हैं, जो नॉर्थ में हजारों किलोमीटर दूर है। पुराने जमाने के वोल्केनोस के स्लोप से घिरा यह अफ्रीका के सबसे ज्यादा रिमार्केबल लैंडस्केप्स में से एक है। इस क्रेटर की वोल्केनिक हिस्ट्री की वजह से यहां की फर्टाइल सॉइल वाइल्ड लाइफ को जिंदा रखती है। अंगोरोगोरो में ग्रांट और थॉमसन गजेल एक साथ दिखाई देते हैं। थॉमसन्स गजेल या टॉमीज ईस्ट अफ्रीका में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एंटीलोप हैं। इन्हें दूर दूर तक फैले ओपन प्लेन्स की छोटी छोटी घास बहुत पसंद है। इनका साइज और कलर दोनों ही स्प्रिंगबॉक जैसा है। कलर के इस पैटर्न की हेल्प से इनके ग्रुप एनवायरनमेंट में घुले मिले रहते हैं, जिससे ये लायन और चीता जैसे प्रेडेटर्स से बचे रहते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट में घुले मिले रहने से बस एक लिमिट तक फायदा होता है। अफ्रीका के ओपन ग्रासलैंड्स के सभी गजेल्स की स्पीड बहुत तेज होती है। यहां खालाखादी ट्रांसफ्रंटियर पार्क के ड्राई रिवर बेड्स पर इनकी एथलेटिक क्वालिटीज दिखाई देती हैं। ये स्प्रिंगबॉक फुदक फुदक कर दौड़ते हैं। कहा जाता है कि इस बिहेवियर से आसपास के प्रेडेटर्स को उस गजेल की स्पेशल एबिलिटी का पता चलता है। इससे फेरोमोन्स एंजाइम भी निकलता है, या फिर ये बाकी ग्रुप को वार्निंग देने का सिग्नल भी हो सकता है। लेकिन कुछ का कहना है कि ये बस मजा लेने के लिए जंप करते हैं। घने पेड़ पौधों वाले एरिया में एथलेटिक क्वालिटी
वहां के प्रेडेटर्स से बचने के लिए बहुत जरूरी है। इम्पाला को 3 मीटर तक ऊंची और 11 मीटर लंबी लीप लेने में कोई मुश्किल नहीं होती। इनकी स्पीड भी तेज है। फिर भी ये अपने क्लोज रिलेटिव सेसबी की बराबरी नहीं कर पाते। सेसबी इम्पाला से दोगुने साइज के होते हैं और ये दुनिया के सबसे तेज एंटीलोप हैं। ये 60 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पकड़ सकते हैं। हार्टबीस्ट और विल्डबीस्ट भी इम्पाला के क्लोज रिलेटिव्स हैं। पहली नजर में ये दोनों क्लोज रिलेटिव्स बिल्कुल नहीं लगते। इम्पाला ग्रेसफुल होते हैं, जबकि विल्डबीस्ट की हर चीज ऑकवर्ड सी है। फैमिली के सभी मेंबर्स में बस एक बात कॉमन है, ये ओपन फील्ड्स में रहते हैं और ग्रुप बनाकर जीते हैं। और बड़े ग्रुप लायन जैसे प्रेडेटर्स का ध्यान तो अपनी तरफ खींचेंगे ही, और लेपर्ड्स का भी। ग्रुप में रहना फायदेमंद है। खतरे को भांपने के लिए यहां तेज आंखों की कमी नहीं। इसलिए बचाव के लिए ग्रुप में ही रहना जरूरी है। पीछे रह गए बीमार और यंग एनिमल्स मेन टारगेट होते हैं। लेकिन ग्रुप का पीछा सिर्फ प्रेडेटर्स ही नहीं करते। एक कैटल ईग्रेट एंटीलोप के पैरों से उछले इंसेक्ट्स को खा रहा है। अकेले कोशिश करने की जगह ग्रुप्स के साथ इन्हें 1.5 टाइम्स ज्यादा खाना मिलता है। रेड बिल्ड ऑक्सपेकर्स भी ग्रुप का पीछा करते हैं। फर की सफाई करने से इन्हें खाना आसानी से मिल जाएगा। इम्पाला इन फ्री लोडर्स को सह लेता है क्योंकि उसे ग्रूमिंग कराने में मजा आता है। ऑक्सपेकर्स उन जगहों से भी टिक्स को निकाल लेते हैं जहां पहुंचना मुश्किल है। टिक्स जैसे एक्टोपैरासाइट्स सिर्फ परेशान ही नहीं करते, बल्कि उनसे बीमारियां भी होती हैं। इसलिए इम्पाला को इस सर्विस से फायदा होता है। घास चरते हुए एंटीलोप के डंग के चारों तरफ भी एक पूरी दुनिया बन जाती है। कॉपर डंग बीटल्स इम्पाला का वेस्ट इकट्ठा कर रहे हैं। डंग बीटल की 2000 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं। ये रोलर है। ये वेस्ट की बॉल बनाता है और उसे लुढ़काकर जमीन में गाड़ने की जगह पर ले जाता है। बीटल्स और उनके बच्चों के लिए डंग बॉल्स खुराक है।
अगर ये लकी हुआ तो इसकी बॉल पर एक फीमेल आ जाएगी और उसमें अपने अंडे देगी। ये इस बॉल को जमीन के अंदर दबा देगा, जिससे बड़े होते लार्वे इसे खाकर धीरे धीरे सरफेस पर आ जाएं। इन बॉल्स को मिट्टी में दबाकर ये मिट्टी को वापस फर्टाइल बना रहा है, जिससे पौधे हरे भरे होंगे और उन्हें ही खाकर इम्पाला का पेट भरेगा और तब लाइफ का ये साइकिल पूरा हो जाएगा। इम्पाला और स्प्रिंगबॉक बहुत सी चीजों में एक से हैं, लेकिन वो कभी भी एक साथ नहीं रहते, बस एक जगह को छोड़कर। ये नॉर्दर्न नामीबिया का इटोशा नेशनल पार्क है। ये पार्क साउथ वेस्ट अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट के बीचों बीच 22,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां वाइल्ड लाइफ की भरमार है और इसीलिए फेमस भी है। झुलसते वेदर में एनिमल्स पानी पीने रिजर्व के वाटर होल्स पर इकट्ठा हो जाते हैं। एक ब्लैक फेस्ड इम्पाला पानी पीने के लिए वाटर होल्स पर आया है। इस फीमेल के चेहरे को ब्लैक फेशियल मार्क से आसानी से पहचाना जा सकता है। ब्लैक फेस्ड इम्पाला अंगोला और नॉर्दर्न नामीबिया में रहने वाली एक सब स्पीशीज है। ईस्ट के इम्पाला के बजाय इसने डेजर्ट को अपनाकर खुद को उसमें ढाल लिया है। दोनों सब स्पीशीज अगर आपस में मिलती हैं तो इनमें क्रॉस ब्रीड हो सकती है, लेकिन ब्लैक फेस्ड इम्पाला खतरे में है और इटोशा उनके आखिरी घरों में से एक है। इसीलिए नामीबिया की गवर्नमेंट उन्हें अलग रखने की कोशिश कर रही है, जो बहुत मुश्किल है। इटोशा के चारों तरफ के प्राइवेट गेम फार्म्स में इम्पाला भरे हुए हैं और गवर्नमेंट उन्हें नेशनल पार्क से दूर रखने की कोशिश कर रही है। क्रूगर के एक वाटर होल पर इम्पाला का एक ग्रुप घबराया हुआ सा पानी पी रहा है। ऐसे वाटर होल में खतरा छुपा होता है। इस तरह के बड़े क्रोकोडाइल 4 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। सहमे हुए इम्पाला वापस झाड़ियों में छुप जाते हैं, लेकिन खतरा यहां भी मंडरा रहा है। ग्रुप के सेपरेट हो जाने से एक अकेले चीता ने इस फीमेल को पकड़ लिया। अब इस शिकार को वो ठूस ठूस कर खाएगा। लेकिन चीता बिग कैट्स में सबसे छोटे एनिमल है, इसलिए इसे अपना पेट फुर्ती से भरना होगा। अगर लायंस या हाइनास तक इसके शिकार की खुशबू पहुंच गई तो वो इसे छीन लेंगे। घबराया हुआ सा चीता आसपास नजर दौड़ाता है। पेट भर जाने पर
वो आगे बढ़ जाता है। सीजन बदलता है और बारिश शुरू हो जाती है। साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क के मॉइस्ट सवानाज में स्प्रिंग सीजन है। पेड़ और झाड़ियों पर नए पत्ते लदे हुए हैं। चारों तरफ हाल ही में पैदा हुए बच्चे घूम रहे हैं। इस मौसम में लैम्ब पैदा होते हैं और जंगल में उनकी ही हलचल है। पहले 4.5 महीने बच्चे मां का दूध पीते हैं। फैमिली का हर मेंबर खतरे में है। दुनिया में छोटा होना ही उन्हें टारगेट बना देता है। लेपर्ड्स और जैकल्स बच्चों का शिकार करते हैं। इसलिए फीमेल्स ने जन्म देने के वक्त में तालमेल बिठा लिया है। खूब ग्रीनरी है। इस वक्त पैदा हुए बच्चों की दूध पिलाने वाली मां के लिए खाने की कोई कमी नहीं है। बच्चों की भीड़ देखकर प्रेडेटर्स चौंक से जाते हैं, जिससे हर एक के लिए खतरा कम हो जाता है। लेकिन फिर भी अलर्ट रहना अच्छा है। इन यंग बच्चों के लिए आगे की लाइफ मुश्किल है। इनमें से सिर्फ आधे ही अपना पहला बर्थडे मना पाएंगे। लेकिन जो बच जाएंगे वो बड़े होकर अफ्रीका के बड़े ग्रुप्स में अपनी जगह बनाएंगे। सदर्न अफ्रीका की बड़ी ओपन फील्ड्स के उस पार ये दो स्पीशीज डोमिनेट करती हैं। स्प्रिंगबॉक और इम्पाला की गिनती एंटीलोप में सबसे ज्यादा है, जो लाखों में है। बिल्कुल अलग अलग दुनिया में रहने वाले ये दोनों एंटीलोप लाइफ के उस जायंट साइकिल के सेंटर में हैं, जो पूरे सदर्न अफ्रीका का है। वेस्ट के ड्राई डेजर्ट से लेकर ईस्ट के मॉइस्ट सवानाज तक। इस इलाके के प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ के लिए ये दोनों ही स्पीशीज बहुत जरूरी है।